हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब करो। आज आपके लिए बहुत ही बड़ी खबर आई है। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा नायब तहसीलदार की पोस्ट के लिए टोटल 20 से भी ज्यादा वैकेंसीज निकाली गई है। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, जिसे आपको ग्रैब करना चाहिए। अब मैं यहाँ पर आपको नायब तहसीलदार की पोस्ट के बारे में सारी डिटेल्स बताने जा रही हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके लिए जो क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म्स की, वो 27 जनवरी 2022 तक है। और इसके बाद आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। सो ये ध्यान में रखिए कि 27 जनवरी 2022 से पहले पहले आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप फिल करके सबमिट कर दे। और जिनकी पेमेंट है वो भी आप 27 जनवरी 2022 तक ही करेंगे। जैसे कि आप नोटिस पे देख रहे हैं, यहाँ पर नायब तहसीलदार की पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। तो डायरेक्टली मैं आपको लेके जाती हूँ उस पेज पे जहां पर आपको इस वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल में बताया है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि रेवेन्यू ए डिपार्टमेंट में निकाली गई है नायब तहसीलदार की पोस्ट के लिए टोटल 20 वैकेंसीज। और ये जो 20 वैकेंसीज है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 12, शेड्यूल कास्ट ऑफ एचपी के लिए 3, शेड्यूल ट्राइब ऑफ एचपी के लिए 3, ओबीसी ऑफ एचपी के लिए 1, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ एचपी के लिए 1। तो इस तरीके से डिवाइड की गई है अलग अलग कैटेगरीज में। पे स्केल की अगर बात करें तो आप लोग सामने स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा कि पे स्केल यहाँ पर आपको 10,300 रुपए से लेके 34,800 रुपए तक की मिलेगी। ग्रेड पे आपको 4800 रुपए तक का मिलेगा। अब बात करते हैं कि इस पोस्ट के लिए आप लोग इंटरेस्टेड है, ठीक है, बट एलिजिबल नहीं है, तो कैसे आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए ग्रेजुएशन की। अगर आप ग्रेजुएट हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन से, तो आप इस पोस्ट के लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर किसी भी तरीके की डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नहीं मांगेगी, जस्ट आप ग्रेजुएशन पास हो देन इस पोस्ट के लिए आप इजिली अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छी चीज है, कोई भी पर्टिकुलर फील्ड आपको नहीं बोली गई है, जस्ट आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अब उम्र सीमा की बात करते हैं, क्योंकि एज बहुत ज्यादा मैटर करती है इस पोस्ट के लिए। तो आपकी जो उम्र सीमा है वो 21 से लेके 45 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र सीमा 21 से 45 साल के बीच में है तो आप आसानी से पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर अब आपको मालूम है कि हर गवर्नमेंट के द्वारा, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है उनके द्वारा कुछ ना कुछ एज रिलैक्सेशन दी जाती है अलग अलग कैटेगरीज को। तो ये जो 21 से लेके 45 ईयर्स की जो उम्र सीमा है ये जनरल कैटेगरी के लिए है। अब रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है, यानी कि अपर एज लिमिट में 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी को, जो कि एचपी के रहने वाले हैं। देन यहाँ पर पर्सन विद डिसेबिलिटी को भी इतना ही जो है दिया जाता है रिलैक्सेशन। इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को भी सेम रिलैक्सेशन दिया जाता है। और अगर कोई भी कैटेगरी आती है जो कि रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करती है तो उन्हें भी इतने ही साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, ठीक है। और इस पोस्ट के लिए भी इतना ही एज रिलैक्सेशन उनको मिलेगा। तो अब आपको समझ आ गया ना कि अगर आप लोग एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अब अप्लाई कर सकते हैं। कब तक? 27 जनवरी 2022 से पहले पहले, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं कि इसके लिए आपके सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से रहेगा। तो डायरेक्टली मैं आपको उसी पेज में ले जाती हूँ जिसमें आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि सबसे पहले आप लोग करेंगे इनके लिए अप्लाई, यानी कि इनकी एप्लीकेशन फॉर्म्स आप लोग फिल करेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो वो कैसे करना है उसके बारे में बताती हूँ आपको। तो ये आप लोग पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो कुछ इस तरीके से है और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करने के बाद आपसे रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछा जाएगा। आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे जिसमें अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन भरेंगे, ठीक है। देन जैसे ही आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है उसके बाद यूजर नेम और पासवर्ड आपके पास आएगा। ये मिलने के बाद आप आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन फॉर्म्स के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद जो है उसमें जितनी भी डिटेल्स पूछी गई हैं वो अटैच करने के बाद, जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो अटैच करने के बाद आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं विद द पेमेंट। मतलब पेमेंट भी उसी दिन करनी है आपने, ठीक है। तो अब पेमेंट हो गई, आपकी एप्लीकेशन फॉर्म भी हो गया, सबमिट हो गया, ठीक है।
उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेज आता है आपके एग्जामिनेशन का। अप्लाई तो आप लोगों ने कर दिया, बट आपकी सिलेक्शन कैसे होगी जब तक आप लोगों का एग्जामिनेशन नहीं क्लियर होगा। तो इसमें आपके दो तरह के एग्जामिनेशन होंगे। जो फर्स्ट एग्जामिनेशन होगा उसमें जस्ट बेसिक आपकी पूछी जाएंगी चीजें, जैसे कि यहाँ पे बहुत सी अलग अलग आ जाते हैं टॉपिक्स, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट एग्जामिनेशन होगा जिसे कि मेंस कहते हैं। तो अगर आपने फर्स्ट एग्जामिनेशन में मेरिट लिस्ट कंप्लीट कर दी है, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया, तभी आप सेकंड स्टेज पे जा सकते हैं, यानी कि सेकंड एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अगर आप लोगों ने फर्स्ट ही नहीं क्लियर किया तो आप सेकंड के लिए नहीं आगे बढ़ सकते हैं। और उसके बाद एट द एंड में होता है आपका पर्सनालिटी टेस्ट। तो आइए सबसे पहले मैं आपको स्टेज 1 की बात करते हैं हम लोग कि कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, क्या क्या इसमें आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं डायरेक्टली उसी पेज पे लेके जाती हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 यहाँ पर स्टेज होंगे। सबसे पहले आपका होगा स्क्रीनिंग एग्जाम, देन होगा मेंस का एग्जाम, देन होगा आपका पर्सनालिटी टेस्ट। बट इससे पहले आपको क्या करना है, अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने हैं। तो आइए बात करते हैं स्क्रीनिंग के बारे में। तो स्क्रीनिंग में जो है आपका ये सारा प्रॉपर देख सकते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियो इकोनॉमी डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो कि 30 मार्क में आपका आएगा। नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये सारी चीजें आपको 50 मार्क में पूछी जाएंगी। और इसमें मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड, इंडियन कल्चर से रिलेटेड, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी, इससे रिलेटेड 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 40 मार्क के चीजें आपके यहाँ पर पूछे जाएंगी। 2 घंटे का टाइम मिलेगा और 120 मार्क कंसिस्ट करेंगे आपके ये सारे पोर्शन। और ये जो आपका एग्जामिनेशन है ये इंग्लिश में भी लिखा आएगा और हिंदी में भी। तो इन दोनों में जो है आप लोग देख सकते हैं, जो भी लैंग्वेज आपको सुटेबल लगेगी उसके अकॉर्डिंग अपना एग्जामिनेशन कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ पर लिखा गया है कि इसके लिए अगर इनमें आपने एक भी आंसर गलत किया तो नेगेटिव मार्किंग होगी। देयर विल बी अ पेनल्टी, यानी कि नेगेटिव मार्किंग, यानी कि आपके आधे मार्क्स काटे जाएंगे। तो आपको सोच समझ के जो है अपना पेपर देना है, यानी कि 0.25 मार्क्स आपके काटे जाएंगे अगर आपने गलत आंसर दिया। तो आपने अच्छे से अटेम्प्ट करना है और मोस्टली वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जिनको लेके आप लोग 100% श्योर हो। ठीक है, अब तो ये बात होगी। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट उसके बाद किस तरीके से आपको पास आउट करना है इसमें। तो जीके एंड करंट अफेयर्स में 100 मार्क्स, ठीक है, मैक्सिमम। जनरल इंग्लिश की 50 मार्क्स, इंग्लिश ऐसे के 50 मार्क्स, देन इंग्लिश ऐसे की बात हो गई, हिंदी के 50 मार्क, वाइवा वॉस के 50 मार्क। तो इस तरीके से आपके जो मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं 33%, 33%, 33%, 33%, 33% होने चाहिए। तो ये क्या है, आपके मेंस के एग्जामिनेशन है। मेंस में आपसे ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। ठीक है, अब ये पासिंग मार्क हो गया। तो अब बात करते हैं मेंस के बारे में। तो सिलेबस क्या होगा मेंस का, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स से रिगार्डिंग आपके 100 क्वेश्चन, इंग्लिश के जनरल इंग्लिश के 50 क्वेश्चन, यानी कि 50 मार्क के क्वेश्चन। देन यहाँ पर आपको ये जो 100 मार्क्स से डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रखी है कि जीके के अंडर कैसे आपसे पूछे जाएंगे। इंग्लिश ऐसे के 50 मार्क और हिंदी के भी 50 मार्क के क्वेश्चन जो कि इस टॉपिक के ऊपर पूछे जाएंगे। तो इसमें आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, इसमें आपको 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा, इसमें भी 1.5 और इसमें भी 1.5। तो इस तरीके से आपका ये जो मेन एग्जामिनेशन है वो डिवाइड किया गया। तो आपको समझ आ गया, स्क्रीनिंग टेस्ट आपने दे दिया, उसके बाद मेन एग्जाम इस तरीके से आपका होगा। उसके बाद यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि पर्सनालिटी टेस्ट में क्या होगा कि आपके इसमें इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपकी क्या होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जाएगी, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे कि सारे डॉक्यूमेंट सही हैं या गलत हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होंगी और उसके बाद आपकी डायरेक्टली सिलेक्शन की जाएगी नायब तहसीलदार की पोस्ट के लिए। तो अभी मैंने आपको ये मेन टॉपिक का ओवरव्यू प्रोवाइड कर दिया है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, उसके लिए एक अलग वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूँ। ठीक है, और एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको प्रॉपर इसके रिगार्डिंग जितना भी सिलेबस है वो बताया जाएगा, और एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास होना चाहिए, ताकि आपको इन सेक्शंस में ये सारी चीजें समझ आ जाए। तो अभी ये मैंने वीडियो इसलिए बनाई है ताकि आपको पता चल जाए कि ये जो नोटिस है आपका नायब तहसीलदार की पोस्ट के लिए, आप लोग जल्दी से जल्दी अप्लाई कर सके और इस नोटिस के बारे में आपको सबसे पहले पता चल जाए। इसीलिए ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है। बाकी डिटेल्स के लिए मैं अलग अलग वीडियो बना के लेकर आऊंगी ताकि आप लोगों को क्लियर कट समझ आ जाए सारी चीजें।
होप सो आपको इस वीडियो के थ्रू बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और बहुत कुछ समझ आ गया होगा। अगर स्टिल आपको कोई भी क्वेरी या फिर कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं हमसे, आप हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं या फिर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप, और हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। So thank you so much for watching this video and have a nice day। And इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो, जिसमें मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताऊंगी, सिलेबस के बारे में बताऊंगी और डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे उसके बारे में बताऊंगी, वो वीडियो देखना ना भूले, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सब लोगों के लिए जो कि नायब तहसीलदार की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट।